स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। तो साथियों आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज लेके आए हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों में आए हुए हैं। 2022 में आए हैं, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप अगर नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत इजी और बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करके भी यहाँ एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका नेट जेआरएफ नहीं हो पाएगा, है ना। तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को वही बात कहूँगा जो बार बार कहता हूँ कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, प्रोफेसर की क्लास आपका अपना चैनल है और मैं आप लोगों के लिए यही प्रयास करता रहता हूं कि मैं आप लोगों को कितने अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे सकूं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं और आप सब लोगों का नेट जेआरएफ और पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है ना। तो ये मेरा वो टारगेट है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है। आप में से जो भी कोई मेरे से सलाह लेना चाहता है तो 7838280505 पे आप मुझसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है ना। मैं आप लोगों को फ्री हो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को कॉल कर लूँगा। ठीक है ना। आप अपना नाम और प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम लिख के मुझे भेज दीजिएगा क्योंकि मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी में VSSD कॉलेज के अंदर में PhD स्कॉलर हूँ। वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। मेरे अपने भी काफ़ी सारे कार्य होते हैं। तो इस वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एट ए टाइम आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग मेरी से हेल्प ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो, चाहे वो पीजी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एमए के रिगार्डिंग हो, चाहे PhD एडमिशन के लिए हो, प्री कोर्स के लिए हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और जल्दी हमारा एक कोर्स चालू होने वाला है, वो है सॉरी विश्लेषण, कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये यूनिट हमारी चालू स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। आप लोगों के लिए ये एक सरप्राइज आने वाला है। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं सबको। ठीक है ना। सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइबर बहुत कम है और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके मुकाबले में तो काफ़ी कम है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। लंबी क्लास हो जाएगी, 50 क्वेश्चन है और एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाना है तो उसमें टाइम भी लगेगा। हाँ, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द्वंद्व कोई युद्ध नहीं। ये द्वंद्व संघर्ष जहाँ पे आ जाए तो समझ जाना वो मेरी मार्केट क्वालिटी होंगी। ठीक है। बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है, लेकिन द्वंद्व किसमें देखना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है ना। अगर कॉम्परेटिव वगैरह में चले जाओगे और थ्योरी में चले जाओगे तो आप हीगल और आपका सुकरात प्लेटो के पास पहुंच जाओगे और कार्ल मार्क्स के पास। ठीक है ना। तो द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है बल्कि यह केवल अंतर दिखाई पड़ता है, मतानंतर। कहने का मतलब है कि द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है। ये क्या है, ये केवल जो आपके जो मत है ना उसका अंतर है, हितों का अंतर। न केवल मालिक और कर्मचारी, मतलब मालिकों और कर्मचारी, इनके बीच में क्या होता है, मतों को लेके अंतर होता है। ठीक है। अलग अलग मत होते हैं के बीच, बल्कि ये मालिक और कर्मचारियों के बीच में नहीं होता है, ये प्रबंधकों के बीच में भी होता है। अलग जो किसी संगठन में प्रबंधक हैं उनके विचारों में भी परिवर्तन हो सकता है, निदेशकों के बीच में भी हो सकता है। ठीक है। ये अंतर है। ये किसका कथन है, ये मैरी पॉर्कर
फोलेट का कथन है, मेरी पॉर्कर फोलेट ही कहती हैं, वो संघर्ष के बारे में बताती हैं कि भाई एक संघर्ष या द्वंद्व, ठीक है, ये कहती हैं ये किसी संगठन के लिए, हम अमूमन पढ़ते हैं कि भाई संघर्ष और द्वंद्व नहीं होना चाहिए, है ना, संघर्ष और द्वंद्व नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों किसी संगठन के अंदर अगर संघर्ष या द्वंद्व है तो हम इसको युद्ध नहीं समझ सकते, इसको युद्ध नहीं समझना चाहिए, ये युद्ध नहीं है, ये विचार होते हैं। जब विचार आपस में वो द्वंद्व करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उसका ये जरूरी नहीं कि उसका नेगेटिव ही रिजल्ट आए, पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है, ठीक है ना। तो ये संघर्ष के लिए, संगठन के लिए संघर्ष और द्वंद्व को आवश्यक मानते हैं मैरी पॉर्कर फोलेट, ठीक है ना। तो ये कहते हैं हमें युद्ध की तरह नहीं देखना चाहिए, ठीक है, सिर्फ मतों का अंतर होता है और कुछ नहीं होता है ये। चलिए दोस्तों आगे, जो ये मैकग्रेगर हैं, ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, अभिप्रेरणा, ठीक है ना, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं मैस्लो, सॉरी मैकग्रेगर, ठीक है ना, ये अभी प्रेरणा के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद ये जो है लिकर्ट, रेंसिस लिकर्ट, ये जो है ये आपका नेतृत्व के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी एक एक करके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही चीज है, ठीक है। क्या कहती है मेरी पॉर्कर फोलेट, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन इसको पढ़ने का कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये बड़ी इन्होंने ये सिद्धांत कोई ये शब्दों का जो हेर फेर किया है ना, मतानांतर ही, तो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि पेपर जो बनता है वो इंग्लिश में बनता है, इंग्लिश में, ठीक है ना, और इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर हम लोगों के लिए तो अनर्थ ही हो गया ना, जो हिंदी से पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इंग्लिश से अगर ट्रांसलेट हुआ, और अगर उसने हिंदी में कई सारे वर्ड होते हैं, एक ही शब्द के 5 से 10 मीनिंग्स हो जाते हैं, है ना, 5 से 10 शब्द हो जाते हैं। अब पता नहीं कौन सा वो उठाएगा और आपने कौन सा पढ़ा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंग्लिश वाला पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश वाला आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। आप अगर इंग्लिश, आपको जहाँ कोई दिक्कत हो परेशानी हो, आप इंग्लिश वाला देख लेना, आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अपनी इनकी अच्छा क्रिएटिव एक्सपीरियंस इनकी पुस्तक है, इसको याद रखना, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। उन्होंने निर्दिष्ट किया कि संघर्ष असंगतताओं का व्यर्थ इस मतलब ये संघर्ष को असंगत और व्यर्थ नहीं बताती हैं, ठीक है ना, क्या असंगत और व्यर्थ नहीं बताती हैं, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया कहती हैं। क्या कहती हैं, सामान्य प्रक्रिया, जिसमें सामाजिक रूप से मूल्यवान मतभेद सभी संबंधित संवर्धन के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि मतलब एक संगठन के अंदर जो होते हैं, एक मूल्यवान जो विचार होते हैं वो पंजीकृत करते हैं, मतलब आते हैं। इसके अलावा उसने तर्क दिया कि संघर्ष न तो अच्छा है न बुरा है, इसका मूल्यांकन नैतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर किया जाना चाहिए। संघर्ष युद्ध नहीं है, ठीक है ना। तो संघर्ष क्या है, युद्ध नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, केवल अंतर की उपस्थिति है, ठीक है ना। इसलिए संघर्ष व्यक्तियों की राय और हितों के बीच का अंतर है। क्या है, संघर्ष व्यक्तियों की राय और हितों के बीच का अंतर है। इस तरह मतभेद न केवल नियोक्ता कर्मचारियों के बीच होता है, बल्कि यह हर जगह है, ठीक है ना, प्रत्येक स्तर पर सभी संगठनों की एक सामान्य घटना है। तो कुछ बातें हैं इसके अंदर, आप याद रखना कि ये एक तो व्यर्थ संघर्ष जो होता है वो असंगत या व्यर्थ नहीं होता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं, पंजीकृत करते हैं, न तो अच्छा है न बुरा है, ठीक है। संघर्ष युद्ध नहीं है, और क्या बोलते हैं, ये हर जगह होता है, ये एक सामान्य घटना है और ये हर जगह होता है। तो ये कुछ 5-6 लाइनें हैं, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में मैरी पार्कर फोलेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, तो यहां से आ सकता है। हार्थन प्रयोग है भैया ये, तो ये हार्थन प्रयोग जो है एल्टर मेयो द्वारा किए गए हार्थन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किसमें है। तो भैया ये जो है ग्रेट एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये सही है, ठीक है ना। ग्रेट एल्यूमिनेशन ये आया था 1924 से 27 के बीच में,
ठीक है ना। इसे कहते हैं महान प्रकाश प्रयोग। ये एल्टन मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी के अंदर में ये प्रयोग किया था। ये जो कंपनी थी, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ के कर्मचारी नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे थे, करते थे 5-6 महीने 7-8 महीने करते थे, छोड़ के चले जाते थे, इस तरह की समस्या थी। तो यहाँ सैलरी वगैरह भी अच्छी थी, कोई कम नहीं देते थे और उससे अच्छी सैलरी देते थे, फिर भी दिक्कत थी। तो इन्होंने ये अपना वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में प्रयोग किया। तो ग्रेट एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, महान प्रकाश प्रयोग, इसके अंदर इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि भाई प्रकाश का जो होता है ना, उजाला, प्रकाश, रोशनी का कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने 2 टीम बनाई, एक टीम को उचित प्रकाश की सुविधा दी गई, दूसरे को नहीं दी गई। तो और इसका बाद में कुछ वर्षों तक लगातार उसके ऊपर उसका अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, और उन्होंने रिजल्ट निकाला कि भाई प्रकाश का उत्पादन पे कोई खास असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई मामूली सा असर पड़ा था। तो उसका उत्पादन पर प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला प्रयोग इन्होंने ये किया था। फिर उसकी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये टेलर से संबंधित, टेलर की पुस्तक है, ठीक है। ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, दूसरी आ गई आपका ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स। तो ये जो था आपका, ये भी आपका इससे संबंधित है, आपका हार्थन प्रयोग से संबंधित है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने ये पाया कि भाई जो किसी संगठन के अंदर जो होता है ना, अनौपचारिक समूह बनाने का रिवाज होता है, ठीक है ना। जैसे एक संगठन है, उसमें कई एक जैसे विचार वाले लोग एक तरफ हो जाते हैं, एक जैसे विचार वाले लोग एक तरफ हो जाते हैं, या वो लोग अपना ना एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसके अंदर वो क्या करते हैं, प्रबंधन या संगठन के कानून के विपरीत अपने कानून और नियम डेवलप करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई कोई भी कर्मचारी है, कर्मचारियों का एक ग्रुप तैयार हो जाता है, और वो कहते हैं कि नहीं भैया, ऐसा है कि हम तो इतना ही काम करेंगे, ठीक है, हम इतना ही काम करेंगे, ठीक है, हम इतना ही उत्पादन करेंगे, या इतने घंटे कार्य करेंगे। मालिक की, बॉस या सुपरवाइजर जो मर्जी कहता रहे, हम इतना काम करेंगे, और जो हम लोगों की नीति नहीं मानेगा, हम उसको फिर उसकी आलोचना भी करेंगे, उसका विरोध भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का पाया। और ये जो चीज होती है, ये जो सिस्टम होता है, ये अनौपचारिक समूह, ये भी क्या करते हैं, आपको उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा इन्होंने अपनी उसमें कहा, है ना। तो एल्टन मेयो का आप याद रखना। बैंक वायरिंग प्रयोग 1931 से 32 के बीच में हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक व्यापक साक्षात्कार किया था। इसके अंदर इन्होंने मजदूरों को अपने पास बुलाया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि भाई उनसे डिस्कस किया, उनसे बात की, उनसे सुझाव लिए, उनके विचार जाने। तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने लगा कि भाई आदमी जो होता है ना, उन्होंने फिर इससे निष्कर्ष निकाला कि जो आदमी जो होता है वो आर्थिक मानव ही नहीं होता है, ठीक है ना। मानव संबंध उपागम, इनका दिया हुआ जो है मानव संबंध उपागम से संबंधित है। तो मानव जो होते हैं उनके भी अपनी सोच समझ और भावनाएं होती हैं। तो जब इन्होंने वहाँ के कर्मचारियों से बात की, उनसे समस्याएं जानी, उनसे राय मांगी, तो क्या हुआ कि एक अलग सा माहौल तैयार हुआ, पॉजिटिव माहौल। और वहाँ के कर्मचारियों ने जो है अपना कंपनी से जुड़ाव समझा, ठीक है ना। तो इससे बात ये निकल के आई कि आदमी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है। आदमी जो है एक मानव है वो, ठीक है ना, वो मशीन नहीं है, वो आर्थिक मानव नहीं है। तो ह्यूमन, उसकी भी अपने भावनाएं हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व पड़ता है, ठीक है ना। और जब आदमी इस तरह से अपना जुड़ाव महसूस करता है किसी संगठन से, तो वो उसको छोड़ के नहीं जाता है, लंबे समय तक उसमें कार्य करता है। तो ये ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी थी, जो किसके अगेंस्ट थी, जो आपका टेलर की जो थ्योरी थी, वैज्ञानिक प्रबंधवाद, उसके विरोध में थी। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधवाद क्या कहता है कि मानव क्या है, सिर्फ आर्थिक मानव है, सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। और ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी क्या कहती है कि भाई आदमी जो है
वो आपका सामाजिक आदमी है, ठीक है, ह्यूमन है वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, ठीक, उसकी अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया आपको। एक बार ये देख लीजिएगा, अच्छा ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये मैंने आपने व्यापक साक्षात्कार लिखा है ना, तो कभी कंफ्यूज मत होना। व्यापक साक्षात्कार या समूह साक्षात्कार कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने देखो यहाँ पे इसका होता है क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, आपका मेथड या एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स इन्होंने चेंज किया है, कन्वर्ट किया है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, आपको समझ में आ गया होगा। ये है जो आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, इसके अंदर क्या किया गया था ये भी बता देता हूँ। रिले असेंबली टेस्ट रूम, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, छह महिलाओं का या कर्मचारियों का एक ग्रुप बना दिया गया था, ठीक है ना। क्या कर दिया था, ग्रुप बना दिया गया था, और इन पे अलग अलग दशाओं में कार्य करवाया गया था। क्या, अलग अलग दशाओं में, अलग अलग दशाओं में कार्य करवाया गया था, और ये देखा गया था कि भाई इसका उत्पादन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो अलग अलग दशाएं थी, जैसे इनको कुछ बीच में 10 से 15 मिनट का रेस्ट, ठीक है ना, लंच का टाइम या रेस्ट वगैरह देके इस तरह से कुछ इस तरह के प्रयोग किए गए थे। लेकिन इसका भी क्या परिणाम आया, इसका भी कोई वैसा परिणाम नहीं आया, उत्पादन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये सारी चीजें थी। कार्य दशाओं में बदलाव करके देखा था, दरअसल कार्य दशाओं में बदलाव करके देखा कि भाई कार्य दशाओं में अगर हम बदलाव करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई उसका फर्क आया नहीं। अब ये मौलिक रचनाएं कौन कौन सी, अब पीस रेट सिस्टम बिल्कुल सही है भाई। क्या ये कहते हैं कि भाई आपको जो कर्मचारी को जो पैसे दोगे ना, जो सैलरी देते हो, उसकी जगह पीस रेट सिस्टम दो, कि भाई अगर मान ले तू 100 पीस बनाता है तो मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा, ठीक है ना, 1000 रुपये मैं तेरे को दूंगा। और जैसे 1000 इसके बाद जैसे अगर तू अगर 110 पीस बना लेता है तो 1100 मिल जाएंगे तेरे को, है ना, 1100 मिल जाएगा। तो इस तरह की बात की कि पर पीस के हिसाब से देना चाहिए। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये भी इनकी पुस्तक है। और शॉप मैनेजमेंट, ये भी इनकी, कि भाई शॉप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक प्रबंधवाद है, इन्होंने मैनेजमेंट के अंदर में वैज्ञानिक रीतियों की बात की है, ठीक है ना, वैज्ञानिक टेक्निक्स की बात की है इन्होंने, ठीक है। तो ये तीनों पुस्तक इनकी हैं। ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये है फॉलेट की है, ये फॉलेट की है। कॉन्फ्लिक्ट जहां आ जाए वो समझ लेना फॉलेट की बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो 1 2 और 4, 1 2 4, 1 2 4, तो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब भाई निम्नलिखित में सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग को जाना जाता है। नौकरशाही मानव संबंध सिद्धांत, ये अभी प्रेरणा सिद्धांत, इन्होंने अभी प्रेरणा का दिया था द्विघटक सिद्धांत, द्विघटक सिद्धांत या हाइजीन, हाइजीन थ्योरी, या फिर आपका दो कारक सिद्धांत, कारक सिद्धांत, ये इन्होंने दिया था, ठीक है ना। ये इन्होंने दिया था दो कारक सिद्धांत, ठीक है ना, हर्ज़बर्ग का था। एक था इसमें आरोग्य घटक, आरोग्य घटक, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका, वो भी बता देता हूं, मोटिवेशन आपका फैक्टर, तो वो था उत्प्रेरक घटक,
अब इन्होंने भी भाई एक्सपेरिमेंट किया कि भाई मानव को जो है वो प्रभावित कौन करता है, ठीक है ना। तो मानव को सॉरी आपका अभिप्रेरणा को कैसे प्रभावित होती है उसके बारे में इन्होंने कार्य किया। तो इन्होंने दो घटक निकाले कि एक तो आरोग्य घटक होता है, जो क्या होता है पर्यावरण, है ना, पर्यावरण, कार्य की दशाएं, स्थिति, है ना, वहाँ के हालात कैसे हैं, उन सब चीजों का वर्णन करता है। और दूसरा उस उत्प्रेरक घटा, ये बाह्य बाह्य एक प्रकार से बाह्य कारक है ना, बाह्य दशाएं हैं, बाह्य स्थिति है। और ये जो है ये मतलब ये आंतरिक है, एक प्रकार से आंतरिक कारक है। अब बाह्य कारक क्या है कि भाई जैसे ये क्या होता है कि ये संतोष में क्या करेगा, आपका कमी या वृद्धि करेगा, ठीक है ना, आपके संतोष में कमी या वृद्धि करेगा। और ये वाला जो है ये आपका जो मोटिवेशन है उसमें कमी या वृद्धि करता है, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल में आप जा किस लिए रहे हो, आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हो। लेकिन वहां पे अगर जैसे वहां पे साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, वहां पे डॉक्टर नर्स नहीं है, बेड नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपके असंतोष में वृद्धि होगी। क्या होगा, असंतोष में वृद्धि होगी। लेकिन अगर वहां पे साफ सफाई है, वहां पे स्ट्रेचर की सुविधा है, वहां पे नर्स भी हैं, दवाई भी है, और क्या बोलते हैं, मक्खी मच्छर नहीं है, गंदगी नहीं है, तो आपके असंतोष में क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, आपके असंतोष में कमी होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये असंतोष में वृद्धि या कमी करता है, ये असंतोष में कमी या वृद्धि करता है। और ये उत्प्रेरक घटक है, ये संतोष में वृद्धि या कमी करेगा। ये तो असंतोष की बात करता है, ये संतोष की बात करता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्या करता है, मोटिवेट करती है, ठीक है। ये अब से है वो कौन सी दवा दे रहा है, ठीक है ना, क्या इलाज कर रहा है, उससे संबंधित है। तो ये आंतरिक कारक हो गया, एक तरह से बाह्य कारक हो गया। तो ऐसी चर्चा ये करते हैं। उसके बाद बाकी जो है आपके इसमें तो मैक्स वेबर वगैरह उनसे संबंधित नाम आएंगे। नौकरशाही में मानव संबंध सिद्धांत एल्टर मेयो है। कितना सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे, देखो नेतृत्व का सिद्धांत है, इसमें आपके कई सारे आएंगे, लिकर्ट आएगा, मैरी पॉर्कर फॉलेट आएंगी। तो इसमें एक विस्तृत चर्चा होगी, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। और हर्जबर्ग अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, हर्जबर्ग के अलावा इब्राहिम मैस्लो भी हैं, और आपका एक और महाशय हैं, उसके इस बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आउची का जेड सिद्धांत है, और विक्टर ब्रूम है। तो ये सारी मैक्स ग्रेगर, है ना, इब्राहिम मैस्लो, हर्जबर्ग और मैक्स ग्रेगर, ये सारे अभिप्रेरणा के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इनकी ये पुस्तक से, इनको जरूर याद रखना। मोटिवेशन टू वर्क, मतलब काम करने के लिए मोटिवेशन, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, ये इनकी दो पुस्तकें हैं। लोक प्रकाशन विकासन चरणों को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में लिखना है इसको, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहला ये आ जाएगा, ये वाला होगा, ठीक है ना, 1887 से 1927 तक। तो पहला क्रम ये था, राजनीति विभाजन। इस चरण के अंदर में क्या किया गया, राजनीति से को प्रशासन से अलग करने की बात की गई। वुड्रो विल्सन का जो एक लेख छपा, है ना, तो उस लेख की वजह से वहीं से ये राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की चर्चा आरंभ हो गई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फ्रैंक जे गुडनाउ ने इस बात को आगे बढ़ाया, उन्होंने भी सेम यही चर्चा की। फिर उसके बाद जब आप राजनीति को प्रशासन से अलग कर रहे हैं, राजनीति को प्रशासन से अलग कर रहे हैं, और प्रशासन को तो क्या हो गया, प्रशासन को विज्ञान बनाने की बात आ गई। जैसे ही प्रशासन को विज्ञान बनाया गया, एक नई चीज उभरी। बहुत सारे विद्वान जो थे, उर्वी गुलिक, फेयोल, टेलर, इन्होंने क्या किया कि कुछ सिद्धांत दिए, क्योंकि भाई अगर विज्ञान है तो सिद्धांत होगा, विज्ञान तो सिद्धांतों पे ही चलता है। तो
इन विद्वानों ने क्या किया, फेयोल, उर्विक, गुलिक, है ना, ये इन लोगों ने कुछ सिद्धांत दिए। तो वो सिद्धांत का जो इसका टाइम था 1928 से 1938, ठीक है ना, ये टाइम था। ये दूसरा चरण हो गया, ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण संपन्न हुआ। अब जैसे ही कुछ सिद्धांत दिए गए तो कुछ विद्वान इसके विरोध में भी आ गए कि भैया ये आप लोग जो है, आप लोग ये जो राजनीति प्रशासन को विज्ञान अलग से एक विज्ञान बनाना चाहते हैं और इसके जो सिद्धांत दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और उसको चुनौती दे दी, इसकी आलोचना करने लगे। तो ये तीसरा टाइम आया 1939 से 1947 के बीच में, ठीक है ना, ये थर्ड टाइम था जिस समय किया गया इसको चुनौती गई। और इस समय के प्रमुख विद्वान थे हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड और आपका रिक्स, इस तरह के विद्वान आए जिन्होंने इसको, रिक्स नहीं थे शायद, ठीक है, तो वो आए, इन्होंने इसको चुनौती दी। अब फिर उसके बाद ये जो था 1948 से 70 तक, ये जो टाइम था ये था आपका चौथा चरण था। इसमें क्या था कि पहचान की संकट खड़ी हो गई कि भाई अब प्रशासन को क्या किया जाए, क्या इसको राजनीति के तहत समझा जाए, है ना, राजनीति के अंदर में समझा जाए, या इसको क्या किया जाए, इसको स्वतंत्र समझा जाए, ठीक है ना, स्वतंत्र अलग विषय माना जाए। ये समस्या आ गई क्योंकि बहुत सारे विद्वान जो थे, कुछ विद्वान तो राजनीति की तरफ चले गए, हाँ, राजनीति के अंदर ही इसका अध्ययन करने लगे प्रशासन का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कुछ विद्वान जो थे वो स्वतंत्र रूप से इसका अध्ययन करने लगे, इसमें कार्य करने लगे। तो इस तरह से एक पहचान की संकट उत्पन्न हो गई, इसकी अस्मिता संकट में आ गई आपका लोक प्रशासन की। अब लोक प्रशासन का होगा क्या, ठीक है ना। लोगों ने कई सारे स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इसका अध्ययन करने से मना कर दिया कि भाई इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, ये ना तो ये राजनीति, कोई कहता है राजनीति के अंदर है, कोई कहता है ये स्वतंत्र विषय है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके अपने सिद्धांत जो इन सब चीजों को लेके बहुत उस समय चर्चा, एक माहौल बना हुआ था जिसे हम कहते हैं पहचान का संकट, ठीक ना, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका काल था 1970 से लेके अब तक। फिर लोक नीति परिप्रेक्ष्य आया, ये पांचवा टाइम आया जो 1971 से लेके या 70 से लेके अब तक है, अब तक बना हुआ है, ठीक है ना, अब तक बना हुआ है। तो इसके बाद चर्चा की गई कि भाई ये राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन ये घिसा पीटा सब्जेक्ट हो गया है, अब हम इसको और कितना टाइम तक लेके ढोएंगे, और लोक नीति परिप्रेक्ष्य सामने आया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा, दो पहले है, ठीक है, फिर एक, फिर तीन, फिर चार, और ये बी सही उत्तर इसका बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये देखो, इसमें टाइम मैंने अब तक लिख दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार, इसको मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर जरूर बनाइएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब निकोलस हेनरी जो है इन्होंने एनपीएम, हाँ ठीक है ना, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट के मौलिक ए हैं। तो ये क्या दिए हैं, ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है एलिजिबिलिटी, स्फूर्ति, ठीक है ना, इजिलिटी, ठीक है ना, सॉरी, इजिलिटी, स्फूर्ति, और दूसरा अल्टरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, सतर्कता और जवाबदेहिता, ठीक है। और तीसरा है अलाइनमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी, मतलब सहसंबद्धता, जुड़ाव, और एडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलता। तो ये नए लोक प्रबंध के बारे में ये बातें कही गई हैं कि भाई आपका तो स्फूर्ति होनी चाहिए, अल्टरनेट सतर्कता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता होनी चाहिए, सहसंबद्धता होनी चाहिए, और अनुकूलता होनी चाहिए, कि ताकि आने वाले समय के अनुसार ये अपने को बदलता रहे, ठीक है ना, लोगों की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहे। तो एक दो तीन इसका सही उत्तर है, एक दो तीन ये चीज का सही उत्तर बनेगा। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंसिपल पॉलिसी और साइंस, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन की, सी का 2, तो सी का 2, सी का
सी का 2 यहाँ पे है, ठीक है ना, तो ये बनेगा। और उसके बाद देख देते हैं और कौन सा है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ चला गया है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। तो ये रॉबर्ट डहल है, ठीक है ना। जब उसका संकट का टाइम आया, जब चुनौती दी गई, जब सिद्धांतों को चुनौती दी गई, तो रॉबर्ट डहल भी थे और ये कह रहे थे कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस तब तक नहीं माना जा सकता जब तक इसके अंदर ये 3 समस्याएं वो हैं, ठीक है ना। क्या है, जब तक इसके अंदर 3 समस्याएं। हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड और रॉबर्ट डहल उस समय के प्रमुख विद्वान थे, जिन्होंने क्या किया था कि ऐसी बात कही थी। 1938 से लेके 47 तक का जो टाइम था, उसके बीच की ये बात थी, ठीक है। तो ये साइंस ऑफ पब्लिकेशन 3 प्रॉब्लम्स रॉबर्ट डहल हो गए, ठीक है। तो डी का 1 यहाँ पे बन रहा है, सी का 2 यहाँ बन रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं बी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और क्या है, इसका भी कहीं कुछ गायब है। ये सॉरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है WF विलोबी, इनकी पुस्तक है, ठीक है ना। तो ये हो गया बी का 4, तो यहाँ पे हो गया। और ए का पॉलिसी साइंस, ये डी लर्नर एंड हेराल्ड ए का है ना। इसका ये भी देखो, ये गलत टाइप हुआ है, इस वजह से ये दिक्कत है। इसका सही उत्तर बनेगा बी, है ना। आप लोग को समझ में आया होगा। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को 2 अधिक व्यक्तियों को सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। अभी चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की जो समन्वित क्रियाकलाप होते हैं, उनको ये क्या कह देते हैं, संगठन कह देते हैं। तो ठीक है भाई, संगठन जो होगा उसमें 2 आदमी भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 200, 2000 भी हो सकते हैं। तो ये चेस्टर बर्नार्ड ने 2 अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, संगठन के बारे में कहा इन्होंने, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहन, नहीं भैया, आर्थिक प्रोत्साहन से प्रेरित करने वाली बात कौन कहता है, ये कहता है टेलर। क्या कहता है, टेलर कहता है आर्थिक प्रोत्साहन दो आप, तो क्या बोलते हैं, आदमी आदमी क्या करेगा, ज्यादा वो काम करेगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं कहा, चेस्टर बर्नार्ड इसके ऊपर आर्थिक प्रोत्साहन की बात नहीं करते हैं। टेलर कहता है भैया उसको क्या होता है, एक्स्ट्रा बोनस का लालच दो, इसका दो, इंसेंटिव रख दो, तो वो ज्यादा कार्य करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि एक तो सही है, ये वाला कथन तो सही है, कारण कथन का ये जो दूसरा कथन है ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। चलिए, रिग्स का फ्यूज मॉडल आधारित है, मजेदार क्वेश्चन है ये। कृषि पर निर्भरता बिल्कुल सही है। समाज में मूल्य प्राप्त करना, राजशाही परिवार में आधिपत्य, एक्चुअली ये परंपरागत का कुछ फ्यूज मॉडल जो होता है वो परंपरागत के ऊपर आधारित होता है। यहाँ पे जो व्यवस्था होती है कृषि प्रधान व्यवस्था होती है, कृषि पे विकासशील देशों का वर्णन करता है दरअसल, ठीक है ना। फ्यूज मॉडल जो है वो विकासशील देशों के ऊपर वो करता है, और यहाँ पे क्या होती है, कृषि पर निर्भरता होती है। और यहाँ पे जो राजशाही परिवार का अधिपत्य होता है, कुछ उस तरह की व्यवस्था होती है, उस तरह का शासन होता है, और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था पाई जाती है। तो रिक्स, ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, फ्यूज्ड मॉडल की हैं। तो ए सी डी ये सही उत्तर इसका बनेगा, ठीक है ना। समाज में मूल्य को प्राप्त करना, ये तो इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये नहीं है फ्यूज्ड मॉडल की, ठीक है ना। आप इसका रिक्स का आपका प्रिज्मे विवर्तित मॉडल जो है उसको जरूर पढ़ना है, और इसमें क्या, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रमुख पुस्तक है। किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया है। तो ये कुंट्ज और ऑर्डिनल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये पीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना।
पता नहीं कहाँ से उसने पढ़ा, मुझे किसी बुक में ये नाम मिला नहीं, तो लेकिन ले आया मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन का वो जहाँ से ये क्वेश्चन मिला है वहाँ पे भी इसके बारे में बस इतना ही लिखा हुआ था। तो कई बार है तो होता है ना कि भाई एग्जामर भी चाहता है कि ये क्वेश्चन किसी से ना बने। अगर वो उसके दिमाग में ये है कि ये क्वेश्चन किसी से नहीं वो करना है, तो कहीं से भी किसी पुस्तक में कोई एक लाइन लिखी होगी वहां से उठाएगा और वो डाल देगा। वो डाल देगा और फिर वो बनना बड़ा मुश्किल है, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि वो चाहता ही ये है कि ये वाला क्वेश्चन किसी से ना बने। लेकिन आमतौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सीधे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। टेक्निकल जरूर है, लेकिन जब अगर किसी ने यही ठान लिया है कि भाई क्वेश्चन बनने ही नहीं देना है ना, तो फिर वो इस तरह का आपसे उठा के पूछ लेगा। निजी क्षेत्र के तो अब क्या है, नव लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में कौन से विषय हैं? निजी क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना, बिल्कुल भाई। नव लोक प्रशासन कहता है कि भाई सरकारी प्रशासन जो है, लोक प्रशासन है, उसको ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे निजी संस्थान कार्य करते हैं। निजी संस्थान कैसे कार्य करते हैं? लाभ के लिए काम करते हैं। जब लाभ के लिए काम करेंगे तो फटाफट भाग के काम करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे? भाग के काम करेंगे। लेकिन जब सरकारी आदमी जो होता है वो क्या करता है, वो लाभ के लिए तो काम होता नहीं, सेवा के लिए होता है, और उसको सैलरी कहाँ से आती है? गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो कहता है भाई पब्लिक का काम हो चाहे ना हो, पब्लिक भाड़ में जाए, मुझे तो अपनी सैलरी मिल रही है, तो मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, आराम से अपनी सुविधा के अनुसार काम करूंगा, ठीक है ना, इसका काम होए चाहे ना होए मुझे कुछ लेना देना है। लेकिन निजी क्षेत्र के जो लोग कर्मचारी होते हैं उनको पता है कि अगर मैं इसका काम नहीं करूंगा तो मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, मेरे ऊपर जो बैठा बॉस है वो मेरे को निकाल देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो भाग के काम करेगा, बिल्कुल अच्छे से करेगा, गुणवत्ता भी अच्छी होगी, कम समय में अच्छा कार्य करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज ये है। संशोधित रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र, तो इसमें संशोधित रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, निगरानी तंत्र होता है ऊपर से आपको ऊपर निगरानी करता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। निष्पादन लक्ष्य, मतलब जो आपका लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि आप कर नहीं हो। अगर आपको टारगेट दे दिया है कि आपको बैंक ने टारगेट दिया है कि 5 कस्टमर या अकाउंट आपको खोलने हैं, तो फिर ये लक्ष्य के ऊपर सारा ध्यान होगा और ये लक्ष्य पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट में खुलता हो खाता खुले, ना खुलता हो ना खुले, भाड़ में जाए, हमें तो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना, नहीं भैया, सार्वजनिक गलती से भी मत करना। प्राइवेट वाले बैंक वालों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सरकारी तौर तरीके मत अपनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये गलत है, ए बी सी सही है, ठीक है ना, ए बी सी सही है, ए बी सही। 11 का फिर क्या होगा? 11 का बी बनेगा, ठीक है ना, 11 का बी सही उत्तर बनेगा। अब ये देखिए सारी ये थ्योरीज आ गई। दो कारक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? ये सिद्धांत है हर्जबर्ग का, ठीक ना। द्विघटक सिद्धांत थ्योरी है ना, हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आरोग्य, एक तरफ आरोग्य कर देते हैं, आरोग्य घटक घटक हो जाता है आपका एक बार उत्प्रेरक घटक। ये क्या करते हैं? ये आपके असंतोष में कमी करते हैं, कमी करेंगे, ठीक है ना, कमी करेंगे आपके असंतोष में, ये कमी करेंगे। कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में दवाई लेने जा रहे हैं, है ना, तो वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे मक्खी मच्छर घूम रहे हैं, वहां पे साफ सफाई नहीं है, वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो आपके असंतोष में क्या होगी? वृद्धि होगी। आपके असंतोष में क्या होगी? वृद्धि होगी। और आप कहोगे यार मैं यहाँ पे नहीं गई, मैं यहाँ पे इलाज नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। लेकिन वहीं पे अगर साफ सफाई होगी, भीड़ कम होगी, और कर्मचारी अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, सारी चीज़ें एक मेंटेन होंगी, तो आपके असंतोष में आएगी कमी, आपके असंतोष में आएगी कमी। तो आप कहोगे हाँ यार यहाँ ठीक है, यहाँ मेरा अच्छे से इलाज हो जाएगा। तो एक आरोग्य घटक हो गया, एक उत्प्रेरक घटक हो गया। ये भी आपका क्या करते हैं? ये आपको प्रेरित करते हैं, ये आपके प्रेरणा में बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये आंतरिक उससे संबंधित होते हैं,
ठीक है, ये आंतरिक वो होते हैं, ये तो बाह्य हो जाते हैं, ये आंतरिक हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर उपचार वगैरह जो होगा वो आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, उपचार जो आपके संग होगा वो आपको अगर अच्छा उपचार मिलेगा, बढ़िया टाइम से मिलेगा, तो आपको आपको प्रेरित करेगा, अदरवाइज वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो इस तरह के दो घटकों की उन्होंने बात की है। आप लोगों को समझ में आया होगा ये। चलिए, दूसरा आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की का है। तो ये बहुत बढ़िया आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है। ये मैस्लो का है। किसका है? ये मैस्लो का है। ठीक है, इब्राहम मैस्लो ने इसको दिया है। और ये कहते हैं कि आवश्यकताएं जो है ना वो एक क्रम में आती हैं। किस में आती हैं? एक क्रम में आती हैं। पहले पहली आवश्यकता आएगी, फिर दूसरी आवश्यकता आएगी, फिर तीसरी आवश्यकता आएगी, फिर चौथी आएगी, फिर पांचवी आएगी। ठीक है ना, ऐसे करके आवश्यकताएं चलती हैं। जैसे वो बताते हैं कि पहली जो आवश्यकता होती है वो मानव की भौतिक आवश्यकता होती है। क्या होती है? भौतिक आवश्यकता होती है। भौतिक आवश्यकता होती है। ठीक है ना, भौतिक आवश्यकता के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र वगैरह हो गए, मोबाइल फोन्स, ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं? पहली ये आवश्यकता भौतिक आवश्यकता होती है, वो आदमी को मोटिवेट करती है काम करने के लिए। जैसे कि अगर आपको मोबाइल चाहिए तो ये आवश्यकता आपको मोटिवेट करेगी कि यार मेरे पास मोबाइल होना चाहिए और मुझे इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और आप खूब भग भग के मेहनत करेंगे, 8 घंटे की जगह 12 घंटे, आप 4 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, तो ये आपको एक बार ये मोबाइल आपको मिल गया, इस सेल फोन आपको मिल गया। ठीक है, तो आप क्या है कि दोबारा उस सेल फोन के लिए तो मेहनत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवश्यकता पूरी हो गई है। फिर आपको जो ऊपर वाली आवश्यकता होगी वो आपको प्रेरित करेगी। दूसरी ऊपर वाली इस भौतिक के बाद आ जाती है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा आवश्यकता आ जाती है। ठीक है ना, सुरक्षा आवश्यकताएं हो जाती हैं, ये आपको प्रेरित करती हैं। सुरक्षा आवश्यकता में आपको क्या बोलते हैं, जैसे आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह की जो आवश्यकता होती है फिर वो आपको प्रेरित करेंगी। फिर जब आप ये भी प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको ये प्रेरित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप कहोगे यार मैं बीमा करवा के क्या करूंगा, ऑलरेडी मेरा बीमा हो रखा है, मेरे पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस है। तो आपको सुरक्षा भी आपको मिल गई। ठीक है ना, आपको कार्य की भी सुरक्षा प्राप्त है। तो ये कभी भी फिर आपको प्रेरित नहीं करेगी। और अगला आएगा, वो आएगा सामाजिक आवश्यकता। ठीक है ना, सामाजिक सामाजिक आवश्यकता। अब आपके पास पैसा भी हो गया, बैंक बैलेंस भी हो गया, आपके कार्यकाल की भी सुरक्षित कार्य का जो है नौकरी भी आपकी सुरक्षित है, बीमा भी आपके पास है। तो अगली आपकी आवश्यकता होगी कि भाई मुझे परिवार में प्रेम प्रेम मिले, स्नेह मिले, मेरा सम्मान हो, पड़ोसी वड़ोसी सब मेरे को जाने, मेरी इज्जत करें। तो ये वाली आवश्यकता आपको प्रेरित करेगी। और इसे प्राप्त करने के लिए फिर आप क्या करेंगे? खूब जी तोड़ मेहनत करेंगे। और फिर उसके बाद ये जब ये आप आवश्यकता प्राप्त कर लोगे तो फिर ये भी आवश्यकता आपको प्रेरित नहीं करेगी। क्यों? अब आपको प्रेम की जरूरत नहीं है, आपको रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है, आपको सम्मान की जरूरत नहीं है। ये चीज तो आपको ऑलरेडी मिल गई है। फिर उसके बाद आती है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा की जो आवश्यकता होती है वो आपको प्रेरित करेगी। अब आपके दिमाग में प्लान होगा कि यार मैं ऐसा करता हूँ, कुछ ऐसा काम करूं कि लोग मेरे को जाने पहचाने, कुछ बनूं, कोई कुछ ऊंचे लेवल पे जाऊं, कि गांव का मैं चौधरी बन जाऊं, मुखिया बन जाऊं, या कोई इलेक्शन जीत लूं। तो ये वाली महत्वाकांक्षा आपको प्रेरित करने लग जाएगी। ठीक है ना, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। तो ये वाली आपको अभिप्रेरित करेगी। फिर उसके बाद कहता है कि इसके बाद फिर ये जब आप प्राप्त कर लोगे, कोई बहुत ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लोगे, फिर ये आपको नहीं प्रेरित करेगी। ठीक है ना, उसके बाद आता है आत्मविश्लेषण। आत्म आत्मविश्लेषण या वास्तविकरण या आत्म वास्तविकरण। अब आपने देखा ना, कई सारे लोग छोड़ छाड़ के फिर सारा काम छोड़ छाड़ के समाज की सेवा में लग जाते हैं, या कुछ लोग वैराग्य ले लेते हैं, है ना। तो वो आत्मविश्लेषण है, वो अपने आप को पहचानने वाली अवस्था है। एक आध्यात्मिक तरह की का इसके अंदर विचारधारा हो जाती है। तो ये आत्मविश्लेषण है। फिर ये सबसे सर्वोच्च और ये दोनों सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट है। और ये जो है ये सबसे निम्न वाली हैं, ये निम्न तरह की हैं। ठीक है ना, ये बीच में है,
तो इस ये कहते हैं, ये कहते हैं मैस्लो कि ये जो आवश्यकताएं हैं ना, ये बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आती हैं। एक ये ऐसा नहीं है कि सबसे पहले कोई आत्मविश्लेषण की तरफ ही चला जाए, नहीं। पहले वो भौतिक आवश्यकताएं पूरी करेगा, फिर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आएंगी, फिर सामाजिक आवश्यकता आएगी, फिर महत्वाकांक्षा, फिर आत्म विश्लेषण वाली आवश्यकता आएगी। तो ऐसा इब्राहिम मैस्लो कहते हैं। अब जैसे कि मैं जब 21 साल का था, जब मैं जॉब करता था, तो मेरा सपना था कि भाई मेरे को मोबाइल मिल जाए। क्या होता है? मोबाइल मिल जाए। फिर भाई मैंने ये मोबाइल प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, मोबाइल प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद मुझे इस आवश्यकता ने कभी भी प्रेरित नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब 25-26 साल का हुआ, तो मेरा मन था कि यार मेरे को ना एक वो मिल जाए, क्या बोलते हैं, बाइक हो मेरे पास, एक क्या हो, बाइक हो, ठीक है ना, बाइक हो, बाइक। तो फिर उस दौरान फिर मैंने बाइक ले लिया। फिर मुझे इस आवश्यकता ने कभी प्रेरित नहीं किया। फिर उसके बाद जब मैं 26 से 30 साल के बीच में हुआ, तो मैं चाहता था कि भाई किसी अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लगे, और मुझे जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी हो और सुरक्षा वगैरह, कार्यों की सुरक्षा हो। तो फिर मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल में, इनालसा को ज्वाइन किया कि भाई ये हो जाए। तो फिर मुझे फिर इसमें फिर मुझे इस आवश्यकता ने प्रेरित किया, ठीक है ना, कि भाई मैं एक अच्छी कंपनी में जाऊं। पहले मोबाइल ने प्रेरित किया, फिर मोबाइल ने बाद में मोबाइल प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद इसने साइकिल ने बाइक ने प्रेरित किया कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद मुझे एक कंपनी में में जाने की प्रेरणा मिली कि ताकि मुझे सुरक्षा मिल सके, सैलरी की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, या जो भी हो। फिर उसके बाद 31 से 35 के बीच में मेरी जो आवश्यकता थी सम्मान प्राप्त करने की थी, है ना, कि भाई मुझे क्या हो, सम्मान प्राप्त हो। और ये कैसे प्राप्त होगा? कि जब मैं कुछ अलग करूंगा, कुछ विशिष्ट करूंगा। तो इसके लिए फिर मैंने स्टडी चालू की, दोबारा से स्टडी चालू की, और फिर मैंने नेट का और जेआरएफ का एग्जाम पास किया, है ना, नेट जेआरएफ किया। तो मुझे वो घर के अंदर में वो सम्मान मिला, आस पड़ोस में मेरे को वो सम्मान मिला, प्रेम मिला। और अब मेरी जो आवश्यकता है, ठीक है ना, वो मेरी क्या आवश्यकता है, अब मेरी जो है वो अभी ये वाली आवश्यकता मेरी दोबारा आ गई है ना, कि मैं क्या करूं, वो जॉब प्राप्त करूं। तो ये चीज है ना। तो हो जाता है ये, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन इब्राहिम मैस्लो के सिद्धांत की एक प्रकार से आलोचना है कि ऐसा नहीं है। अब जैसे अब एक फौजी है, फौजी का तो सीधे वो देश के बलिदान देने के लिए चला जाता है, तो उसकी भौतिक आवश्यकता और सुरक्षा संबंधी आवश्यकता वो तो आती ही नहीं है ना, वो नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जगह ये लागू नहीं होता है, लेकिन ठीक है, इन्होंने एक बताया है, ज्यादातर अक्सर ऐसा ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप आवश्यकताएं आती हैं, ठीक है। अब मेरी उसके बाद इसके बाद जॉब प्राप्त करने के बाद मेरी क्या आवश्यकता होगी? मेरी ये आवश्यकता होगी कि भाई जो 4th लेवल वाली आवश्यकता है, मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं प्रोफेसर बनूं, ठीक है ना। छोड़ो, ये भी नहीं आएगी, महत्वाकांक्षा आ जाएगी, मेरी महत्वाकांक्षा आ जाएगी, महत्वाकांक्षा आ जाएगी कि मैं क्या बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं और बच्चों को पढ़ाऊं। तो ये मेरी 4थे लेवल वाली आ जाएगी, बिल्कुल सेट बैठ रही है दोस्तों, ठीक है ना। पहले मैं मोबाइल से प्रेरित था, तो मैंने खूब काम किया। फिर उसके बाद मैं बाइक के लिए प्रेरित हुआ, तो यहाँ मैंने खूब काम किया। फिर उसके बाद बजाज के लिए एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए प्रेरित था, तो इसने मेरे को प्रेरित किया। फिर उसके बाद मैं सम्मान प्राप्त करना चाहता था, तो मुझे इसने प्रेरित किया, और मैं नेट जेआरएफ के लिए कर लिया। और अब जो है मैं क्या, मेरी महत्वाकांक्षा थी क्या, कि मैं पीएचडी करूं और क्या बनूं, प्रोफेसर बनूं। तो अब मेरे को ये वाली जो है ना, ये मेरे को प्रेरित कर रही है। उसके बाद क्या प्रेरित करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा स्ट्रक्चर ये है, तो बिल्कुल सेट बैठता है इब्राहिम मैस्लो के उस पे, ठीक है। फिर उसका आ जाता है एक्स वाई थ्योरी, है ना। एक्स वाई थ्योरी किसकी है? मैक्स ग्रेगर की है दोस्तों, एक्स वाई थ्योरी। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना। तो एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी मैक्स ग्रेगर ने दी। ये क्या कहते हैं कि भाई जो एक्स आदमी है ना, वो क्या है कि वो कामचोर होता है, ठीक है। वो काम को करना पसंद नहीं करता है, वो जितना हो सकेगा वो काम को
टालेगा, ठीक है, उसकी काम करने की इच्छा नहीं होती है, उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है। इससे इस आदमी से एक आदमी से काम करवाना है तो ये डंडे और छड़ी वाला जो कैरेट और स्टिक थ्योरी इस पे काम करेगी, ठीक है ना, कि अगर काम ना करे या गलत करे तो उसको दंड दो, और अदरवाइज अगर वो काम करता है तो उसको उपहार दो, ठीक है। तो क्या परंपरागत सिद्धांत से संबंधित है ये संगठन के, और ये आदमी को यांत्रिक मानती है, ठीक है ना, ठीक है ना, यांत्रिक मानती है। ये तो एक्स थ्योरी, इन्होंने एक्स मानव इन्होंने ऐसा बताया। फिर उन्होंने एक वाई मानव भी बताया। वाई मानव के बारे में इन्होंने कहा कि जो वाई मानव होता है वो क्या होता है, वो काम करने वाला होता है, वो काम करना उसको पसंद है, ठीक है ना, वो सब प्रेरित होता है, ठीक है ना, उसकी इच्छा होती है कि वो काम करे। इसमें इन्होंने सकारात्मक वर्णन किया। और उन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा कि भाई गैरेट और स्टिक वाली थ्योरी इस मानव के ऊपर लागू नहीं होती है। तो ये था इन्होंने। और आवश्यकता का सिद्धांत, नीड्स थ्योरी, ये मैकलेलैंड ने दी कि भाई जो आदमी की आवश्यकताएं होती हैं उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, हर्जबर्ग ने दी। आवश्यकता पदार्थों का सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो ने दिया। आवश्यकता का सिद्धांत मैकलेलैंड ने दिया। और एक्स वाई सिद्धांत मैक्स ग्रेगर ने दिया। तो इसका ये इस तरह से मिलान बनता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो बुक किसके संपादन में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी फ्रैंक मेरिनी के, है ना, ये फ्रैंक मेरिनी के समय में बनाई गई थी, लिखी गई बुक, फ्रैंक मेरिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली जब ये वाला समय था, अस्मिता का संकट उत्पन्न हुआ, है ना, 1948 से लेके 1948 या 1949 से लेके 1970 के बीच में। तो उस समय एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी पहचान बनाए रखने की समस्या उत्पन्न हो गई कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीति के तहत समझा जाए या इसको स्वतंत्र विषय के रूप में समझा जाए। बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने राजनीति के तहत इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करना किया। तो इसकी अपनी कोई पहचान उस समय एक असमंजस में थी, ठीक है, अपनी दिक्कत में थी, परेशानी में थी। तो उस दौरान फिर एक टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मिनो ब्रुक एक विश्वविद्यालय में एक वो था आपका सम्मेलन कक्ष था। तो उसके वहां पे कुछ सम्मेलन हुआ था, उसमें से कुछ बातें निकल के आई, तो उसके ऊपर टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो बुक लिखी गई, ठीक है। तो इसमें कुछ नई बातें थी, जो नई चीज थी, वो घिसा पीटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति वाला जो विरोध वाला जो था, वो राग को फिर छोड़ा गया और आगे बढ़ा गया। तो इसके बी जो इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है ना, 1971 में लिखी गई है, ठीक है, याद रखना। किसने लोक प्रशासन को राज्य को कार्यों पर प्रबंध की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? मतलब कौन है जो राजनीतिक प्रशासन, सॉरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहता है, कला और विज्ञान दोनों मानता है? तो कौन कौन वो है, तो वो है आपके एलडी बाल्डो, ठीक है ना, एलडी बाल्डो। इसके अंदर चार्ल्स वर्थ भी आते हैं, ठीक है ना, इसमें नाम नहीं दिखा है लेकिन आप नोट कर लो, अगला क्वेश्चन आ सकता है। चार्ल्स वर्थ जो है, ये दोनों जो विद्वान हैं, ये क्या कहते हैं कि ये कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान जो होता है, विज्ञान के अंदर विज्ञान जो क्रमबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है, ठीक है ना, उसके अंदर कार्य इस तरह से होता है। उसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, तभी विज्ञान बनता है। और कला क्या होता है, कला जो होती है, आप जितना ज्यादा करते जाओगे, ठीक है, उतने उसमें पारंगत होते जाओगे, ठीक है ना, कला। तो ये कला है। तो ये कहते हैं कि भाई ये विज्ञान भी है और एक ये कला भी है। लेकिन जो बाकी जो हैं, ये लोग नहीं मानते हैं इसको, कला और विज्ञान नहीं मानते हैं। और कला और विज्ञान, ये तो दो लोग हो गए। लेकिन जो विज्ञान, सिर्फ विज्ञान मानते हैं, विज्ञान मानने वाले कौन कौन है भैया? तो विज्ञान मानने वाले जो विद्वान हैं वो है विड्रो विल्सन, ठीक है ना, विड्रो विल्सन है, वो मानते हैं। वाल्डो है, डिवाइड वाल्डो है, नहीं सॉरी, डिवाइड वाल्डो नहीं है, डिवाइड वाल्डो इसमें ये रहे, ठीक है ना। तो ये आपका विल्सन है, उर्विक है, गुलिक, फेयोल,
ठीक है ना। तो इस तरह के आपके बियर्ड, ग्रिफिथ, ये विद्वान है। कुछ और भी कई सारे विद्वान हैं जो इसको क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। और कुछ जो है इसको सिर्फ आपका कला मानते हैं, वो है आपका टीड, ठीक है ना, टीड, ग्लेडन और MP शर्मा। ये लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, ये कला है, ठीक है ना, ये क्या है, कला है, और ये विज्ञान मानते हैं। और एडवाइड वाल्डो और चार्ल्स वर्थ ये क्या मानते हैं, ये इसको आपका कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक है, आप लोग देख लेना, मैंने आप लोगों को वैसे ही समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन का है, मिस्टेक है ये भैया। निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम, निर्णय कैसे बनाया जाता है, ये बेसिकली कह रहा है भाई निर्णय कैसे लिया जाता है, जरा उसका क्रम बता दीजिए आप, ठीक है। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, समस्या कि भैया समस्या क्या है। कोई अब जैसे क्या बोलते हैं, एक संगठन है, उसके अंदर समस्या क्या है, परेशानी क्या है, तो पता चला कि समस्या क्या है, कम उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है, कम उत्पादन यहाँ की समस्या है। क्या है, कम उत्पादन। समस्या हमने ढूंढ ली, समस्या क्या है, कम उत्पादन, कम उत्पादन इसकी समस्या है। तो हमने क्या कर लिया, हमने समस्या ढूंढ ली कि कम उत्पादन यहाँ की समस्या है। अब इसके बाद हमारा अगला चरण क्या होगा, इससे संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करो, सूचनाएं एकत्रित करो, ठीक है, एकत्रित करो, सूचनाएं एकत्रित करने की करेंगे। तो क्या हो गया, पहला समस्या ये हो गई, दूसरा सूचनाओं की खोज चालू हो गई कि भैया सूचनाएं इकट्ठा किया और हमने उसको की, ठीक है, इस समस्या के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बहुत सारे विकल्प आएंगे, क्या आएंगे, बहुत सारे विकल्प आएंगे कि हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, है ना। विकल्प आएंगे, क्या विकल्प आएंगे, कि उत्पादन को बढ़ाने के विकल्प आ जाएंगे, है ना, उत्पादन के विकल्प आएंगे, ठीक है ना, विकल्प, कई सारे विकल्प होंगे ये, ठीक है। अब इस विकल्प की क्या होगी, फिर व्याख्या होगी, व्याख्या क्या होगी, व्याख्या होगी, कि व्याख्या होगी। जैसे कि भाई पहला विकल्प हमारे सामने आया कि भाई क्या करें, लोगों को क्या करें, आर्थिक दंड दे दें, आर्थिक दंड, मतलब कि हम क्या करें कि उनकी सैलरी में कटौती कर दें, सैलरी में कमी कर दें, सैलरी में कमी कर दें, क्यों, क्योंकि ये उत्पादन कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें कमी कर दें, पहले ये आया। दूसरा है कि भाई पीस रेट सिस्टम कर दें, पीस रेट सिस्टम कर दें, पीस रेट सिस्टम, ठीक है। तीसरा आ गया कि ठेका दे दें, ठेका दे दें, ठेका दे दें, ठीक है। या चौथा आया कि सैलरी बढ़ा दें, सैलरी बढ़ा दें, सैलरी बढ़ा दें, और कार्य के घंटे, कार्य के घंटे बढ़ा दें, कार्य के घंटे भी बढ़ा दें, ये आ गया, ठीक है। ओवर टाइम आ गया, एक ओवर टाइम करवाएं भाई, ओवर टाइम करवाएं, टाइम करवाएं, दिन रात दोनों दोनों टाइम करवाएं। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे, इनको समझेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। तो आर्थिक दंड देना उचित नहीं है, इससे क्या हो जाएगा, असंतोष उत्पन्न होगा और वो नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। ठेका दे देंगे, ठेका देने पे हमारा उन कर्मचारियों से नियंत्रण खत्म हो जाएगा, वो ठेकेदार के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। सैलरी बढ़ा देते हैं और कार्य के घंटे बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे बात वहीं की वहीं रहेगी, सैलरी बढ़ रहे हैं तो कार्य के घंटे भी बढ़ रहे हैं, थकान उनको ज़्यादा होगी, उनकी ज़्यादा थकावट होगी, तो इससे उत्पादन हो सकता है कि ज़्यादा ना हो। फिर ओवर टाइम की समस्या है, तो अगर ओवर टाइम हम करवाएंगे, दिन रात काम करवाएंगे, तो मजदूर थक जाएगा, बीमार हो जाएगा और वो हो सकता है छोड़ के भाग जाए। तो हम ऐसा करते हैं, पीस रेट सिस्टम दे देते हैं भाई, जो जितना काम करेगा उतना रुपया लेके जाएगा। एक पीस की कीमत हमने 10 रुपये निर्धारित कर दी, एक पीस की कीमत हमने 10 रुपये रख दी। अब अगर वो 100 पीस बनाएगा तो 1000 रुपये ले जाएगा, और अगर वो क्या बोलते हैं 150 पीस बनाएगा तो 1500 ले जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ये क्या हो गया कि हमने इसकी व्याख्या की। अब हम इसमें से एक सही विकल्प चुनेंगे, कौन सा विकल्प सही है, सबसे बढ़िया विकल्प ये, पीस रेट सिस्टम दे दो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका विकल्पों का चयन, ये चौथा चरण हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इस तरह से निर्णय तैयार किया जाता है, ठीक है ना, निर्णय उपागम का यही क्रम है।
तो आप देखोगे, पहला क्या समस्या हमने खोजी, फिर उससे संबंधित जानकारी हमने प्राप्त की, फिर हमने क्या बोलते हैं व्याख्या की, और फिर विकल्पों का चयन किया। ठीक है ना। तो एक दो चार तीन, एक तो पहले कौन सा है, बी यहाँ पे है, फिर उसके बाद ए यहाँ पे है, फिर इसके बाद डी, फिर सी। ये डी सही उत्तर बनेगा 16 का। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए, मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। संस्थाओं में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम क्या है? तो पहले भैया सेंडर आ जाएगा, एनकोडिंग, मैसेज और रिसीवर, यही सही इसका बनेगा 17 का डी सही उत्तर बनेगा। लेकिन उससे पहले, हम करने से पहले कुछ और चीजें भी इसके अंदर समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें कई सारी चीजें मिसिंग है। तो एक आता है ए, पहले आएगा सेंडर, ठीक है, पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आएगा एनकोडिंग, एनकोडिंग करेगा वो। फिर तीसरे नंबर पे आएगा मैसेज, ठीक है ना, क्या आएगा, मैसेज क्या भेजना है। फिर चौथे नंबर पे आएगा चैनल कौन सा है, माध्यम, ठीक है ना, चैनल कौन सा है। फिर पांचवें नंबर पे जो आएगा वो आएगा डिकोडिंग, कि भाई डिकोडिंग करनी है इसकी। फिर छठे नंबर पे रिसीवर आएगा, रिसीवर। फिर सातवें नंबर पे आएगा फीडबैक, फीडबैक। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो ये सही क्रम है, पहले सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, और आपका डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 का, जो आपका कम्युनिकेशन वाली यूनिट है, उसका भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ से हर बार पेपर 1 में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, पेपर 1 में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिखित है। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसके अंदर, संचार के अंदर में शोर का मतलब क्या होता है, शोर का मतलब होता है, ये एक प्रकार का एरर है। क्या है, ये एक प्रकार का एरर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एरर मतलब बाधा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है? तो ये भैया, ये महोदय जो हैं वो बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पॉल एपलबी, हर्बर्ट साइमन और सर जोसेफ स्टैम्पिया जो हैं वो क्या करते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य में अंतर करते हैं। ठीक है ना, तो ACD बनता है। LD वाइट लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य में अंतर नहीं करते हैं, ये लोग कहते हैं प्रशासन जैसा मर्जी हो, दोनों में टेक्निक्स एक जैसी ही लगती है। ठीक है, अब क्या है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में के बीच में समानताएं क्या क्या है। तो भैया दोनों के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, दोनों के अपने उद्देश्य होते हैं, दोनों को चलाने के लिए क्या बोलते हैं, संगठन की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों के पास लगभग सेम नीतियां होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान बताती हैं। ठीक है ना भाई, वित्त की जरूरत दोनों को पड़ती है, दोनों के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और दोनों में क्या बोलते हैं, संगठन की आवश्यकता होती है, दोनों में हायरार्की होती है, कि भाई मालिक होगा, उसके नीचे कर्मचारी होगा, उसके नीचे कर्मचारी होगा, दोनों के बीच में संचार होता है, दोनों ही संगठनों में संचार होता है। तो इस दृष्टि से आप देखोगे दोनों एक जैसे लगते हैं। ठीक है ना, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बिल्कुल अंतर भी नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री जो हैदराबाद के अंदर हमारा लोक प्रशासन से संबंधित संस्थान है, वो निजी क्षेत्र के और सार्वजनिक क्षेत्र के, ठीक है ना, दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए क्या बोलते हैं, वो पाठ्यक्रम चलाता है। ठीक है ना, दोनों के लिए कोर्स उपलब्ध करवाता है। ठीक है, सेम, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों वहां पे जाके स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है, किस चीज को लेकर अंतर है, कि लोक प्रशासन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, वो होता है आपका सेवा करना होता है। निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है। लोक प्रशासन पे बाह्य नियंत्रण होता है, मतलब का वो संसद में आप बिल पेश करोगे, बजट लाओगे, पास होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन निजी प्रशासन में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बाह्य नियंत्रण का अभाव होता है, मालिक होता है आंतरिक तौर पे, वो जितना मर्जी उतना पैसा खर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। लोक प्रशासन जो होता है वो क्या होता है, वहां पे नौकरशाही का वर्चस्व होता है। निजी प्रशासन में नौकरशाही का वर्चस्व नहीं होता है। लोक प्रशासन लेट लतीफी करता है, लेकिन निजी प्रशासन लेट लतीफी नहीं करता है। लोक प्रशासन जो होता है क्या बोलते हैं, वहां पे कार्यकाल की सुरक्षा होती है, निजी प्रशासन के अंदर कार्यकाल की सुरक्षा
नहीं होती है। लोक प्रशासन के अंदर में क्या बोलते हैं, आपका लाल फीताशाही पाई जाती है। निजी प्रशासन के अंदर लाल फीताशाही नहीं पाई जाती है। और अधिक आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पे मैंने इस सब के बारे में, लोक प्रशासन के बारे में विस्तृत विश्लेषण कर रखा है। बहुत अच्छे से बहुत चीजें मैंने बता रखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वहां पे। तो आप वहां पे जाइए और पढ़िए, ठीक है ना। यहाँ पे इस एक प्रकार से मैराथन ही है ये, 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक्सप्लेन के साथ में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मेरी फारकट ने निम्न में से कौन सा मार्ग सुझाए हैं। बहुत अच्छी बातें इन्होंने लिखी है मैरी फारकट ने, और ये 3 बातें बताई हैं। एक तो अधिपत्य, कि भाई एक वर्ग दूसरे वर्ग पे अधिपत्य कर लेगा और संघर्ष समाप्त हो जाएगा, या तो मालिक अधिपत्य कर लेगा या मजदूर अधिपत्य कर लेगा, ठीक है ना, संगठन में। तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा है समझौता कर लो भैया, क्या कर लो, समझौता कर लो। समझौता, और मालिक और कर्मचारी मिलकर आपस में समझौता कर लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। एकीकरण करके भी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो समर्पण की चर्चा नहीं करती हैं, ठीक है। वो समर्पण की चर्चा नहीं करती हैं। ए बी डी, 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 ठीक है ना। ये काटते हैं ना, ये तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये ए बी डी, ये बी सही उत्तर इसका बनेगा, ठीक है। तो आप देख लेना। ये कहती है कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना वो हानिकारक नहीं होता है, वो फायदा भी करता है, क्योंकि वो सृजनात्मकता, नए विचारों को आने देता है। आप उसको खत्म कर दोगे तो नए विचार आएंगे ही नहीं। निम्न कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषता है। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं भाई। ये एकल प्रशासनिक विज्ञान, जिसके सिद्धांत न केवल व्यापार, ठीक है, बल्कि सरकार, ये धार्मिक कहाँ से आ गया, इन पे नहीं लागू होता रे भाई। धार्मिक संगठन पे कैसे लागू होगा। ठीक है, कार्यात्मक फोरमैनशिप सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि कार्य के हिसाब से फोरमैनशिप बनाई, योजना व कार्यान्वयन में अलगाव, ये भी सही है भैया। व्यवहात्मक खंड कार्य योजना, कार्यात्मक फोरमैन, तो ये भी सही है। तो बी सी डी सही है, बी सी डी, बी सी डी, तो इसका 20 का ए सही उत्तर बनेगा। आयोग क्या है। नीति आयोग है भैया, ये नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है, ठीक है ना। तो क्या ये एक स्टाफ अभिकरण है, ठीक है ना। एक सूत्र है, सूत्र तो होता है जो नियम बनाता है, ठीक है ना, नियम बनाता है, नियम बनाता है, उसको वो करता है, ये हेल्प करता है। नीति आयोग तो हेल्प करता है, एक स्टाफ है। स्टाफ क्या करता है, किसी भी ऑफिस के अंदर जो स्टाफ होता है, एक तो प्रबंधक हो गया जो निर्णय लेगा, क्या करेगा, प्रबंधक निर्णय लेगा, वो लाइन होता है मेन, बिल्कुल फर्स्ट, ठीक है। और उसके पीछे स्टाफ होता है, उसके कर्मचारी होते हैं जो उन उद्देश्यों को लागू करने में उसकी सहायता करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, सलाह देते हैं। तो वो ये क्या है, नीति आयोग एक प्रकार से क्या है, स्टाफ अभिकरण है, ठीक है। नीति आयोग स्टाफ अभिकरण है। 2015 में ये आपका योजना आयोग से नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ था, जिसका तो पहले उत्तर आप लोगों को पता चल गया। निम्नलिखित किस भविष्यवाणी किसी विशिष्ट ने औद्योगिक मांग के अनुकूल नई सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है। तो ये है इसका सही उत्तर। अब देखो ये नाम जो है ना, ये बड़ा मिलता नहीं है, बड़ा कहीं लिखा होगा थोड़े में ही और उसको डाल दिया इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। तो परंपरागत सिद्धांत संगठन का सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है, जो मानव को एक यांत्रिक मानव समझता है, ठीक है। और क्या कहता है कि आदमी जो है उसको उस पर कौन सी स्टिक और कैरेट वाली थ्योरी काम करती है। अगर उससे काम करवाना है तो कैरेट, स्टिक और कैरेट वाला नियम लगाना पड़ेगा कि भाई अगर वो काम नहीं करता है तो उसको डंडे दो, उसको दंड दो, और अगर वो काम करता है और तो उसको क्या बोलते हैं, आपका गाजर दो, ठीक है, मतलब वो दो। मानव संबंध सिद्धांत टेलर से संबंधित है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधवाद जो है वो वैज्ञानिक तरीकों की बात करता है। नौकरशाही सिद्धांत जो है, चलिए, ठीक है ना, यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं, औपचारिक संगठन सिद्धांत भी कहते हैं इसको। अब इसको ये एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है ना, आया हुआ है ना साथियों।
मिला लेते हैं यहीं पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला 1926 से 1937, ये प्रशासन राजनीति प्रशासन द्विभाजन, द्विभाजन, ठीक है ना, तो डिवाइड करता है ये। उसके बाद आ जाता है 38 से 47, ये चाहेगा प्रशासन के सिद्धांत। नहीं 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 नहीं, 26 से 37, प्रशासन, ना ना ना, प्रशासन गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया है, सॉरी, ये रहा, मैंने गलत पढ़ दिया। 1987 19 राजनीतिक प्रशासन ये इससे बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। 1987 से 1926 के बीच में क्या हुआ, राजनीति को प्रशासन से अलग करने की से संबंधित कार्य हुए थे, ठीक है। तो ऐसे लेख छपे थे, चाहे उसमें वुड्रो विल्सन हो, फ्रैंक जे गुडनाव हो, इनका प्रयास का था राजनीति को प्रशासन से अलग कर दिया जाए। क्यों, वुड्रो विल्सन से तो साफ तौर पे कहा था कि संविधान को बनाना एक अलग चीज है और उसे लागू करना एक अलग कार्य, दोनों मतलब अलग अलग है। तो दोनों जब अलग अलग कार्य हैं तो इन दोनों को अलग कर दिया जाए, ठीक है। क्या बोलते हैं, राजनीति का सारोकार क्या है, नीति निर्माण से है कि नियम कैसे बनाए जाएं, और प्रशासन का सरोकार उसको लागू करने से। दोनों के कार्य अलग हैं, दोनों को करने का तरीका सब कुछ अलग है, तो इसको अलग कर दिया जाए। तो पहला ये हो गया। फिर 1926 से 37 के बीच में प्रशासन के सिद्धांत। अब जब प्रशासन को आप अलग करोगे, एक अलग सब्जेक्ट बनाओगे, एक अलग विज्ञान बनाओगे, तो उसके कुछ सिद्धांत भी होंगे। तो इस दौरान सिद्धांत बड़ी तेजी से बनने लगे, संगठन के सिद्धांत बनने लगे। उसमें क्या बोलते हैं, आपका फ्योल हो गया, उर्विक हो गया, गुलिक हो गया, टेलर हो गया, ये सारे लोग, एल्टन में, और सब लोगों ने सिद्धांत पे सिद्धांत पे सिद्धांत बनाना चालू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद कई सारे लोग आए जिन्होंने चुनौती देने लगे, दोनों दो चुनौती लगे, क्योंकि कई, देखो भाई, मानव 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 क्या बोलते हैं कि आप एक तरफ जो आपके जो सिद्धांत बने उसके अंदर ऐसे सिद्धांत बनने लगे कि एक तरफ कह रहे थे कि भाई निर्देश जो है सिर्फ एक आदमी से प्राप्त होगा, ठीक है, निर्देशों में एकता की बात करने लगे। तो कुछ लोग कहने लगे कि निर्देश कई लोगों से प्राप्त होगा। कोई कह रहा कि पर्यवेक्षक एक होना चाहिए, कई सारे कह रहे कि 8 पर्यवेक्षक होने चाहिए। तो कहने लगे कि भाई सिद्धांत जो होते हैं वो हर जगह समान रूप से लागू होते हैं, सिद्धांत जो होंगे वो हर जगह समान रूप से लागू हो रहे थे, होने चाहिए। विज्ञान तो तभी होगा ना जब सिद्धांत सार्वभौमिक होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान में पानी माइनस में जाए, बर्फ बन जाए, और अमेरिका में जाए, बर्फ ना बने माइनस में जाने पे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे भी बर्फ बनेगा तो वहां पे भी बर्फ बनेगा, ठीक है ना, वहां पे भी आइस बन जाएगा। तो सिद्धांत ऐसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन इसमें सार्वभौमिकता का अभाव था, ठीक है ना, सार्वभौमिकता का अभाव था। क्यों, क्योंकि भाई टेलर ने क्या क्या कि मानव को, अगर क्या बोलते हैं, अगर मानव जो है आर्थिक मानव होता है, अगर उसे पैसे का लालच दिया जाए तो वो उत्पादन ज्यादा करेगा, वो ज्यादा काम करेगा, वो उत्पादन ज्यादा करेगा। आगे हमारे क्या बोलते हैं, एल्टन मेयो कह रहे भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो सामाजिक मानव है, ठीक है ना, मानव संबंध सिद्धांत विचारधारा लेके आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसे से आदमी काम ज्यादा नहीं करता है, उसमें अनौपचारिक समूह जो होते हैं, सामाजिक संबंध जो होते हैं, वो उत्पादन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर अभी प्रेरणा के सिद्धांत आ गए कि भाई आदमी जो होता है काम करने के लिए प्रेरित किससे होता है, अभी प्रेरणा से प्रेरित होता है और काम करता है। तो बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर जो आई, तो इसको चुनौती मिलने लगी। और फिर उसके बाद जब ये चुनौती मिल गई तो 1948 से 70 के बीच में अस्मिता का संकट उत्पन्न हुआ कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा क्या। कुछ विद्वान तो इसको राजनीति के तहत इसका अध्ययन करने लगे, और कुछ विद्वान क्या करने लगे, इसको आपका स्वतंत्र रूप से वो करने लगे, है ना। तो मैंने ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में आया होगा। और 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, लगातार बोलते बोलते मेरा भी गला सूख जाता है, तो 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं अभी आता हूँ।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। कहाँ गया ये? द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक, ये लोक चयन सिद्धांत, लोक चयन उपागम से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस पुस्तक में अमेरिकी सार्वजनिक प्रशासन में बौद्धिक संकट की जांच की गई, जिसमें नौकरशाही के विरुद्ध लोक चयन उपागम का उल्लेख किया गया था। तो किसके विरोध में आई थी? दूसरा क्वेश्चन बनता है, किसके विरोध में आई थी ये? तो ये आई थी आपका नौकरशाही के विरुद्ध। हेनरी फेवल ने प्रशासन के निम्न कार्यों का उल्लेख किया है। ऑर्गेनाइजिंग, इसको सही क्रम में करना है ना। सही क्रम में करना है तो पहले आएगा नियोजन। पहले आप क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप एक प्लान बनाएंगे, ठीक है, प्लानिंग करेंगे। फिर उसको संगठित करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? उसको संगठित करेंगे। संगठित करेंगे मतलब आप कर्मचारियों को लेके आएंगे, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसका तैयार करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद कमांड करेंगे, कुछ आदेश देंगे उन लोगों को कि भाई मैं आप लोगों को आदेश देता हूँ कि हम लोगों को ये काम करना है, इस तरह से काम करना है, हमें हमें क्या बोलते हैं, उत्पादन करना है, ठीक है। क्या करते हैं? उत्पादन करना है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? उनमें समन्वय स्थापित करेंगे कि भाई आप जो हो, आप तो मैनेजर हो, आप क्या हो? मैनेजर हो, आप ये देखोगे। आप क्या हो? आप क्या है कि आप एचआर देखोगे कि मतलब सैलरी वगैरह का डिपेंड, सैलरी वैलरी किसको देनी है। आप जो है, आप क्या करेंगे? आप कैशियर हैं, आप अकाउंट देखेंगे, अकाउंट वगैरह देखेंगे। और आप क्या है? आप सुपरवाइजर हैं आप, ये करेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे? इनके बीच में समन्वय स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? और आप ऊपर खुद बैठ के नियंत्रण करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। नियंत्रण कैसे करेंगे? हो सकता है आप सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगवाएं, या फिर आप लोग हाजिरी वगैरह उनकी चेक करेंगे, अटेंडेंस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आप नियंत्रण करके रखेंगे उनको। तो ये सही बन जाता है। तो ये सी सही उत्तर बनेगा इसका, ठीक है ना। क्या बनेगा? सी सही उत्तर इसका बनेगा। निम्न में कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है? बताओ भैया। श्रमिकों का कल्याण नहीं भैया, ये तो आर्थिक मानव मानता है, ठीक है ना। रोजगार का सृजन नहीं भैया, सामाजिक कल्याण नहीं भैया, उच्च औद्योगिक दक्षता प्राप्त करना या अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक या उच्च उच्च उत्पादन, ठीक है ना। आर्थिक मानव मानता है ये सिर्फ कहता है कि आदमी तभी काम करेगा, अधिक उत्पादन करेगा, जब उससे पैसे का लालच दिया जाए। टेलर ने दिया था। चलो भैया, इसको भी कर लेते हैं। तो ये जो है आपका संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, मतलब परंपरागत थ्योरी किसने दी? तो हेनरी फेयोल ने दी थी। वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया? तो ये टेलर ने दिया था। मानव संबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एल्टन मेयो से संबंधित है। और नव लोक प्रबंध किससे संबंधित है? आपका निकोलस हेनरी से। तो ये इसका मिलान बनता है। उपनिवेश शासन में लिखित ऐसे नौकरशाही का कौन सा? ये नौकरशाही उपागम है, ठीक है ना। शासकीय नौकरशाही उपागम यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। शासकीय नौकरशाही यहाँ पे पाई जाती है। शासकीय नौकरशाही में क्या होता है? ये आप मजदूरों की हितों को ये इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। मजदूरों के हितों का ध्यान इसमें नहीं दिया जाता, उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठन सिद्धांत का मिथक, है ना, मात्र माना है? तो वो ये फोलेट ने। बी नंबर है इसका सही उत्तर, ठीक है। तो ये क्या कहती है? संगठन में प्रत्यायोजन की अवधारणा को ये क्या कहती है? प्रत्यायोजन जो है ना, प्राधिकार प्राधिकार जो होता है कार्य के साथ जुड़ा रहता है, कार्य के साथ साथ जुड़ा होता है, ठीक है, साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आप सोचो कि आप अपना प्राधिकार किसी को दे दो, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ कार्य के साथ रहता है, जो जो जैसा कार्य करता है उसके पास वैसा प्राधिकार होता है। तो आप प्राधिकार का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते।
ठीक है ना। तो इसीलिए उसको कहते हैं ये झूठा है, ये मिथक है। प्राधिकार काम से जुड़ा होता है, ठीक है ना, कार्य से जुड़ा हुआ होता है इसका जुड़ाव, और उसी के साथ ही रहता है। क्या उसी के साथ ही रहता है। आगे कहते हैं प्राधिकार को अनुवाद रूप से सकारात्मक कार्यात्मक होना चाहिए। मतलब प्राधिकार उसी को ही मिलेगा जो कार्य करेगा, ठीक है ना, और उसके साथ जिम्मेदारी को जोड़े रखता है ये। विकास के संबंध में कौन सा सही है। ये सही है भैया, ये परिवर्तनोन्मुख है, ठीक है भाई, परिवर्तन चाहता है, ठीक है, ठीक है ना। विकास प्रशासन क्या आता है, परिवर्तन करना चाहता है। जो पहले की का जो प्रशासन था उस प्रशासन में अब ये परिवर्तन चाहता है। पहले का क्या था, एक क्या बोलते हैं, जो भी मूल्यों का, उसमें मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता था, भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता था, तो ये उसमें परिवर्तन करना चाहता है। इसके उद्देश्य सरल नहीं भैया, इसके उद्देश्य जटिल हैं, ठीक है ना। इसके ये बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। उसके बाद नहीं, ना ना ना, इसके उद्देश्य सरल हैं। एक मिनट, ठीक है, इसके उद्देश्य सरल है, ठीक है ना। क्या है इसके उद्देश्य, सरल हैं। ये गतिक और लचीला है नहीं, ये डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल और लचीला नहीं है, और ये नए लक्ष्यों से संबंधित है, मतलब नए कार्य इसके अंदर जुड़ते हैं, ठीक है, नए कार्य हैं। और इसके क्या है उद्देश्य, सरल है, ये परिवर्तनों उन्मुख है, ठीक है ना। इसके क्या है उद्देश्य, सरल है। तो ये चीज थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो इसकी व्याख्या दे रखी है कि पहले से विकास प्रशासन का पहली बार शब्द का प्रयोग यूएल गोस्वामी ने किया था, ठीक है ना, यूएल गोस्वामी आप याद रखेंगे। और उसके बाद जॉर्ज ग्रांट जो है इसके पिता माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, इस अवधारणा के विकास प्रशासन के जॉर्ज ग्रांट पिता माने जाते हैं, ठीक है। ये गतिक लचीला होता है तथा ये नए लक्ष्यों के कार्य से संबंधित होता है, ये गलत है, ये गतिक नहीं होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में निर्णय करने का आबद्ध तार्किक मॉडल किसने प्रतिपादित किया। आबद्ध, अब ये सबसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इंग्लिश होता तो आपको समझ में आ जाता। आबद्ध मतलब सीमित, 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 ठीक है। तो ये किसने दिया था, हर्बर्ट साइमन ने, ठीक है ना, हर्बर्ट साइमन ने दिया था। ये क्या कहते हैं कि भाई आपकी तार्क, हमारी जो तार्किकता है वो वो सीमित है, क्या है वो, सीमित है। तो जब हमारे पास सीमित तार्किकता है, ठीक है, जब हमारे पास सोचने समझने की शक्ति सीमित है, तर्क लगाने की शक्ति सीमित है, तो हम सर्वोच्च विकल्प नहीं चुन सकते। सर्वोच्च सर्वोच्च विकल्प का चयन नहीं कर सकते, विकल्प का चयन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर हम क्या है, ऐसा विकल्प अवश्य चुन सकते हैं जिससे हमें अधिकतम लाभ हो, क्या हो, अधिकतम लाभ हो, ऐसा विकल्प जरूर चुन सकते हैं, ठीक है ना, लाभ हो। या ऐसा विकल्प चुन सकते हैं जो क्या हो, संतोषप्रद हो, संतोषप्रद हो, ठीक है ना, प्रद हो, ऐसा विकल्प हम चुन सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च विकल्प हम नहीं चुन सकते, क्योंकि हमारी तार्किकता जो है सीमित है। तो इसी को आबद्ध तार्किकता मॉडल या सीमित तार्किकता मॉडल कहा जाता है, ठीक है ना। अब तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास सारे विकल्प हो, हमें ये भी नहीं पता कि इस संबंध में कितने विकल्प पता हैं, ठीक है ना, हमें हमारे पास हमें नहीं पता है। तो ऐसे में हम सर्वोच्च विकल्प नहीं चुन सकते, हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से विकल्प हैं। जो विकल्प हैं उनमें से हमने ऐसा विकल्प चुन लिया जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो और कम से कम हानि हो। तो ये चीज़ इसके अंदर कही गई है, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं ना, प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्ण तार्किकता असंभव है, हम कर ही नहीं, वहां तक उतना तर्क हम नहीं लगा ही नहीं सकते। इसी निर्णयों को सर्वाधिक विशाल करना भी असंभव है, इसीलिए ऐसा निर्णय जो सर्वोच्च हो, ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये मानते कि सांगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार परिसीमित तार्किकता, ठीक ना, परिसीमित सीमित तार्किकता से पहचाना जाए तो संतोषप्रद सक्षम निर्णयों की ओर ले जा सकता है। तो ऐसा हम चुनेंगे कि भाई कम से कम हानि ना हो, लाभ हो। अब ये दो कथन दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं।
क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। अच्छा भैया, बिल्कुल सही बात है, प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है क्लासिकल सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन के दंत चक्र के रूप में देखती है। कथन तो ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, ये व्याख्या नहीं है, ये तो आलोचना है। ये क्या है, आलोचना है, आलोचना है, आलोचना है, ठीक है ना। तो कथन ये भी सही है, ठीक है। ये संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखती है, और क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन समझती है। ये क्या समझती है, मशीन, यंत्र समझती है। क्या समझती है, मानव को यंत्र समझता है। कौन सा, क्लासिकल सिद्धांत। तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं है बस, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर बी बनेगा। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले निम्नलिखित कारक कौन से। तो संगठन की अवधि, बिल्कुल ये भी नियंत्रित करता है। पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, पर्यवेक्षक किस व्यक्तित्व का है, अगर उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उच्च है, तो वो क्या करेगा, नियंत्रण बना के रखेगा, ठीक है ना। और उसका व्यक्तित्व तुच्छ है, वो नहीं है अच्छा व्यक्तित्व, तो वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा, ठीक है। अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, अब जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं उनकी क्षमता कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। संगठनात्मक ढांचा कैसा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं, डी इसका सही उत्तर बनेगा साथियों। नियंत्रण की एकता का अर्थ क्या है भैया। अधीनस्थ का केवल एक पर्यवेक्षक होगा, मतलब एक सुपरवाइजर होगा, सभी क्या बोलते हैं, नीचे वाले कर्मचारियों का एक सुपरवाइजर होगा जो उनकी देखरेख करेगा, सही है। अधीनस्थ का केवल एक से अधिक पर्यवेक्षक होगा, नहीं भैया, एक से अधिक पर्यवेक्षक होगा तो क्या होगा, जो मजदूर हैं, जो अधीनस्थ हैं, उनके बीच में क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक पर्यवेक्षक कुछ कहेगा, दूसरा पर्यवेक्षक कुछ कहेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सभी एककों को एक प्रमुख के अधीन रखा जाता है, ये भी सही है। दो सही कैसे हो सकते हैं, सभी के बीच काम का वितरण किया जाता है। तो ये काम का वितरण तो का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कथन नहीं सही बन रहा है। लेकिन ये दो क्वेश्चन सही, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, तो इसने इसको रद्द कर दिया है। इतना आसान क्वेश्चन था, इसको तो जिन्होंने सी लगाया और या जिन्होंने ए लगाया उनको इनको नंबर 2 नंबर देना चाहिए था, इन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है। इनकी गलती सजा किसको मिली, स्टूडेंट्स को मिली। हार्थोन के प्रयोग निम्नलिखित में किस काल के हैं भैया। ये इस 20 के दशक के अंत के हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, 20 के दशक के अंत के हैं। तो क्योंकि जैसे आपका है प्रकाश प्रयोग, प्रकाश प्रयोग ये कब हुआ था, 1924 से। ये टोटल, ये जितने भी हार्थोन में जितने भी प्रयोग हुए थे, 4 प्रयोग हुए थे। प्रकाश प्रयोग हो गया, चाहे आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, साक्षात्कार हो गया, चाहे बैंक वायरिंग प्रयोग, ये 1924 से लेके 1932 के बीच में हुए थे। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1920 के दशक के अंत के, क्योंकि अंत में ज्यादा काम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। शुरुआत में तो है ही नहीं है, मध्य में थोड़ा सा काम हुआ है, सारे कार्य जो कहाँ हुए हैं, अंत में हुए हैं, ठीक है ना। इस दशक के अंत में हुए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। रिले असेंबली रूम, रिले असेंबली असेंबली टेस्ट जो था वो हुआ था 1928 में। फिर उसके बाद क्या हो जाए, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो लगाया गया था 1928 से 1931 के बीच में। फिर उसके बाद बैंक वायरिंग प्रयोग, बैंक वायरिंग वायरिंग एक्सपेरिमेंट वो जो हुआ था 1930-31 के आसपास हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ था, 1920 के दशक के अंत में हुआ था। मध्य में कभी भी मत लिखना, फंस जाओगे। अब ये कौन है जिसने नौकरशाही को उपमहाद्वीपीय उपद्रव बताया, तो ये है थॉमस कार्लाइल है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है। निम्न में कौन सा नया लोक प्रबंध की विशेषता है। तो नया लोक प्रबंध की विशेषता कौन सी है भैया, ये देखते हैं।
संविदा देना मतलब किसी कार्य को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देना कि भाई आपको ये कार्य करना है, ठीक है ना। तो आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां बहुत चल रही हैं, क्योंकि जैसे अगर आप किसी को पक्का कर देते हो, सरकारी कर्मचारी वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, वो लापरवाही करते हैं। उनको पता है हम काम करें ना करें, हम देरी से करें जल्दी करें, जैसे मर्जी करें, सैलरी तो हमारी आएगी आएगी, हमारी नौकरी की सुरक्षा है। तो अब क्या करें, संविदा पे काम दे रहे हैं कि भैया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, अगर ये सही से काम करेगा तो दोबारा देखेंगे, नहीं तो इसको हटाओ निकालो, नए आदमी को रख लो, ठीक है ना। वो कम सैलरी में काम करेगा और इससे ज़्यादा काम करके देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्राधिकार का हस्ताक्षर करो भाई अपने, ठीक है ना। तो प्राधिकार का हस्तांतरण करो, अपने नीचे वालों को भी प्राधिकार दो। निष्पादन मूल्य पर ध्यान, तो लक्ष्य के प्रति ध्यान देना होगा, ठीक है ना। प्रबंधन पर ध्यान, तो ये चारों ABCD ये सब ठीक है, 39 का D सही उत्तर बनेगा। किसने क्लासिकीय सिद्धांत को, ठीक है ना, जो यंत्र मानव को यंत्र मानता है, उसकी आलोचना की है और कहा है, उसको क्या कहा है, लोकोक्ति कहा है, मतलब मुहावरा। मिथक झूठ कहा है, आडंबरपूर्ण कहा है। तो ये है हर्बर्ट साइमन, इन्होंने ही इसको क्या बोलते हैं, मुहावरों की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। तो ये बात आप याद करना। ये क्या बोलते हैं, जो तीसरा चरण था, जिस समय क्या बोलते हैं, सिद्धांतों को चुनौती दी गई थी, 1938 से लेकर 1947 के बीच के विद्वान हैं, और इन्होंने क्या की थी, इसको इन सिद्धांतों को चुनौती दी थी। क्यों दी थी ये जानना है तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देखो, मैंने हर्बर्ट साइमन से संबंधित बना रखा है वीडियो। नहीं भाई, किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए करना चाहिए, तो ये है अब्राहम मैस्लो। ये कहते हैं कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा इन्होंने कहा है, उन्होंने पद सोपान सिद्धांत दिया है, क्या दिया है, नीड्स ऑफ हायरार्की, ठीक है ना। ये आप याद रखना, इनकी 2 पुस्तकें, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड आपका मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। कौन सा कथन सही है, और इसका तो उत्तर भी आप लोगों को मिल गया तुरंत। चलो, इस पे एनिमेशन लगा नहीं था तो इस वजह से आपको पता चल गया, ठीक है। यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण और लोहे का पिंजरा, नहीं भैया ये इसकी बात नहीं करते, ये युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सही कहते हैं भाई। सिद्धांत नौकरशाही सिद्धांत के बारे में कहते हैं, युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार की विधि के द्वारा इनको प्राधिकार मिला हुआ है, ठीक है। नौकरशाही में मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व, ये ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत होता है, ये भी सही है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, 2 3 4 2 3 4 सही है, तो ये D सही उत्तर इसका बनेगा। 4P फार्मूला किसने दिया, 4P होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। P, ठीक है ना। तो पहला P से बनेगा पर्पज, कि पर्पज क्या है, ठीक है ना, क्या है पर्पज क्या है। दूसरा P आएगा तो उससे बनेगा, क्या बोलते हैं, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया, ठीक है ना। तीसरा P आएगा तो पर्सन कौन है, पर्सन आदमी, ठीक है ना। और चौथा P में आएगा प्लेस। तो विभागीय संगठन के बारे में 4P का फार्मूला देने वाले जो है वो हैं आपके मिस्टर गुलिक हैं, इन्होंने 4P का फार्मूला दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, 4 आधारों की पहचान की उन्होंने विभागीयकरण के लिए। और पर्पज है, प्रयोजन क्या है, प्रोसेस प्रक्रिया, पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है, बिल्कुल मजाक इन्होंने इसका, हर्बर्ट साइमन ने शास्त्रीय सिद्धांत को एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है कि भाई आप मानव को एक मशीन कैसे समझ सकते हो, क्या आप मानव को क्या एक मशीन से कैसे तुलना कर रहे हो, मानव को मशीन कैसे समझ रहे हो। शास्त्रीय तर्कवादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं तथा वे मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। तो ये इसकी आलोचना है और व्याख्या भी है, ठीक है ना। ये भी आलोचना है कि उन्होंने इसको मशीन कहा है, तो ये आलोचना की है, और यहाँ पे इसकी व्याख्या भी है, ठीक है।
तो ये इसका क्या बोलते हैं, आपका व्याख्या भी है, स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित किसने कहा कि विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी और एक उद्देश्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? तो ये एडवर्ड बिनर जो है वो इसको कहते हैं विकास प्रशासन है कि कार्य उन्मुख है, मतलब कार्य उन्मुख है और उद्देश्य उन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था है जो कार्य की तरफ और उद्देश्य की तरफ चलती है। ठीक है, इसका ये 1950 के दशक में स्पष्ट हुई थी। ठीक है ना, तो ये इसमें पीजीटी में आया हुआ है कि इसकी कब आई थी, तो 1950 के दशक में आई थी। इसे विशिष्ट कोटि के लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रशासन में पहली स्पष्ट धारणा देने का श्रेय एडवर्ड विनर को है। उन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में कहा कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुख और उद्देश्य उन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था है। मतलब ऐसी व्यवस्था है जो कार्य उन्मुख है और क्या है, जो आपका उद्देश्य उन्मुख है। और सर्वप्रथम इसका शब्द का प्रयोग किसने किया था? यूएल गोस्वामी, और जॉर्ज ग्रांट को इसका पिता माना जाता है। उच्च पद पर प्रोन्नति में क्या क्या सम्मिलित है? तो उच्च पद प्रोन्नति में सम्मिलित है पद में परिवर्तन। बिल्कुल, आपके पद को परिवर्तित करके आपको क्या बोलते हैं, एक निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी बना दिया जाता है। हो सकता है आपको क्या बोलते हैं, आप क्या हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दें या आपको मैनेजर बना दें। ठीक है, वेतन में परिवर्तन कर सकते हैं। आपका सैलरी जो आपको 20,000 रुपये है उसको 30,000 कर सकते हैं, 40,000 कर सकते हैं। कर्तव्य में परिवर्तन आ जाएगा कि भाई आपको और अधिक कर्तव्य दे दिए जाएं। और उत्तरदायित्व में परिवर्तन, तो आपके उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो ये चारों चीजें सम्मिलित हैं पदोन्नति में। ठीक है, तो ये डी है, ये पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है और नेट में भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत हैं, पीजीटी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? तो प्रमाणीकरण होगा भैया ये। हाँ, प्रमाणीकरण है, इसके द्वारा उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए भेजा जाता है। ठीक है ना, प्रमाणित हो जाता है। इजी क्वेश्चन है ये। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें नेट में। निम्न किसने राजनीतिक प्रशासन विभाजन को अस्वीकृत किया था? तो कौन सा जो बंदा था वो हर्बर्ट साइमन थे भैया। हर्बर्ट साइमन ने मना कर दिया था। उन्होंने राजनीतिक प्रशासन को विज्ञान ही नहीं माना। ठीक है ना, उन्होंने प्रशासन को विज्ञान ही नहीं माना। वो कहते थे कि भाई इस जो सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक होते हैं और तुम्हारे सिद्धांत तो आपस में ही एक दूसरे को काटते हैं। तो भैया कैसे कैसे बन सकता है? फेयोल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई नियंत्रण एक व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। और उधर क्या कहता है आपका, दूसरी तरफ टेलर क्या कहता है, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की बात करता है कि भाई अलग अलग पर्यवेक्षक होने चाहिए कई सारे। तो क्या है, ये कहते हैं जब तुम्हारे नियम आपस में ही एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये विज्ञान कैसे हो सकता है, ये विज्ञान हो ही नहीं सकता है। ऐसी बात करते हैं आपके साइमन। और इनकी पुस्तक है द प्रोवर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में लिखी थी इन्होंने पुस्तक। ठीक है ना, तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये तीनों जो हैं ये आपके उसके वो हैं, द्विभाजन को अस्वीकृत नहीं करते हैं। ठीक है ना, सभी ये द्विभाजन को स्वीकृत करते हैं, वुडरो विल्सन, फ्रेडरिक गुजनाव और रॉबर्ट मर्टन। परिस्थितिक उपागम का कौन सा प्रवृत्ति है? तो ये है डी। ठीक है ना, मानव संबंध, नहीं, सॉरी, क्या कर रहा हूँ, ये व्यवस्था उपागम जो है ना, ये परिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है। और परिस्थितिकी उपागम में क्या होता है, एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था बनी होती है, उस व्यवस्था में प्रत्येक जीव या प्रत्येक चीज का कोई ना कोई रोल होता है। ठीक है, और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि भाई घास से कौन जुड़ा हुआ है, हम लोग पढ़ते थे ना तीसरी चौथी क्लास में, तो उसके अंदर घास को कौन खाता है,
बकरी खाती है या हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। तो इस तरह से हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। शेर मर जाएगा, उसके अवशेष मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर वो घास को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इससे ये पूरा एक चक्र बनता है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक व्यवस्था है, ठीक है। इसमें प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग का कोई ना कोई काम है और ये एक दूसरे अंगों से प्रतिक्रिया करती रहती है, क्रिया करती रहती है उनके संग, ठीक है। तो जैसे हमारा माइंड है, वो सबको आदेश देता है, सबको जोड़े रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक व्यवस्था है। और परिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती क्या है, व्यवस्था उपागम। व्यवस्था कहता है कि हर एक संरचना का कोई ना कोई कार्य है और उस व्यवस्था में वो संरचनाएं आपस में क्या करती है, अंतर क्रिया करती हैं। तो परिस्थिति उपागम में भी यही चीज है, ठीक है। तो इसका परिस्थिति उपागम का पूर्ववर्ती कौन सा हुआ, व्यवस्था उपागम हुआ, ठीक है साथियों। ये उत्पत्ति किसकी है, व्यवस्था उपागम उत्पत्ति किसकी है, तो व्यवहारवादी उपागम की है, ठीक है ना। व्यवहारवाद जब आया तो इन सब चीजों को लेकर आया। अब किसने भाई प्रशासक की 6 विशेषताएं जो है ना वो लेकर आए हैं। तो ये जो है आपका, इसका सही उत्तर बनेगा मिस्टर गुलिक। मिस्टर गुलिक जो है वो 6 वो लेके आए हैं आपके, ठीक है ना। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, शिक्षा और ज्ञान, अनुभव, ये लेके आए हैं मिस्टर गुलिक लेके आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या होता है, प्रबंधक की 6 विशेषताएं होनी चाहिए। वो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, ठीक है ना, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मानसिक रूप से दिवालिया हो या उसका मस्तिष्क कमजोर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नैतिक होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि नैतिक हो कि मतलब ऐसा ना हो कि वो शराब पी के आ जाए या किसी से गाली गलौज करे संगठन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। सामान्य शिक्षा या सामान्य ज्ञान तो वो होना चाहिए। और विशिष्ट ज्ञान ही होना चाहिए। अगर मान लो अगर वो क्या बोलते हैं, अगर बैंक में है तो बैंक से संबंधित विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। अगर वो क्या बोलते हैं किसी क्या बोलते हैं अकाउंट का ऑफिस है तो अकाउंट से संबंधित उसको ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का उसको ज्ञान, अगर वो किसी क्या बोलते हैं मेगा मार्ट या मॉल के अंदर है तो उससे संबंधित उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो ये विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए उसको। तो ऐसी बात इन्होंने कही है, ठीक है ना। प्रबंधक की 6 विशेषताएं निर्दिष्ट की हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की साथियों। तो इस तरह से ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हुए। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं। लेकिन साथियों, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आए तो आप ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई कंजूसी ना करें, ठीक है। दिल से अपने दिल से आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। और उसमें नेतृत्व के सिद्धांत के संबंध में मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। वहाँ से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में आता है, पीजीटी के एग्जाम में आता है। तो वहाँ पे हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।